स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फर्स्ट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइंस का एक सीरीज़ स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको बहुत सारे MCQs मिलेंगे, साइंस के सभी विषयों का मिलेंगे। जिसमें से ये फिजिक्स है, जिसका ध्वनि चैप्टर जो है हम स्टार्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर सी अप्रगामी और ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुंबकीय तरंग। जो लोग जानते हैं कमेंट में इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर होगा अनुदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंग के लिए सत्य है? ऑप्शन नंबर ए इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी ये निर्वात में चल सकती है, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। आंसर करेंगे, ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं चल सकती है, उसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कमेंट में बताएंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल कितनी होती है। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक और 20 हर्ट्ज से कम। अश्रव्य तरंग, जिसको इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं, 20 हर्ट्ज से नीचे आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे हमारा कान नहीं सुन सकता है। पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंग होती है जिनकी आवृत्ति क्या होती है? पराश्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज और 10,000 हर्ट्ज के बीच, 10,000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक और 20 हर्ट्ज से कम। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक जो होते हैं, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होते हैं, उसे पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है या नहीं सुनी जा सकती है, या कभी कभी सुनी जा सकती है, इनमें से कोई नहीं। तो पराश्रव्य तरंग जो होती है मनुष्य के श्रवण क्षमता से बाहर होती है, क्योंकि इसकी जो कंपन प्रति सेकेंड होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पराश्रव्य तरंगे को सबसे पहले किसी ने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर बी गाल्टन ने, सी हर्ट्ज ने, या ऑप्शन नंबर डी फैराडे ने। तो हमारा सही आंसर होगा गाल्टन ने। 1899 में कोनिंग ने छोटे छोटे स्वरित्र द्वारा 90,000 कंपन प्रति सेकेंड से तक की पराश्रव्य ट्रेनिंग जो है उत्पन्न की थी। ईडेमान ने गाल्टन सिटी को बनाया था, जिसके द्वारा वह निश्चित आयाम वाले 1 लाख कंपन प्रति सेकेंड उत्पन्न करने में सफल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करती है? ऑप्शन नंबर 1 है ध्वनि का अपवर्तन का इस्तेमाल करती है, या विस्पंदों का बनना, या ध्वनि का प्रकीर्णन, या प्रतिध्वनि का निर्धारण करता है। तो चमगादड़ या डॉल्फिन जो है प्रतिध्वनि का परिवर्धन करते हैं, जिससे कि उसे पता चलता है कि शिकार कितनी दूरी पे है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 अल्ट्रासोनिक तरंग का, ऑप्शन नंबर बी रेडियो तरंग का, या ऑप्शन नंबर सी इंफ्रारेड तरंग, ऑप्शन नंबर डी सबसोनिक तरंग। तो कीड़ों को भगाने के लिए किस तरंग का इस्तेमाल करते हैं? अल्ट्रासोनिक इसका इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंग का। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का तरत्व पिच किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तरत्व ऑप्शन नंबर 1 आवृत्ति पर, ऑप्शन नंबर बी तीव्रता पर, या ऑप्शन नंबर सी वेग पर, या ऑप्शन नंबर डी आयाम पर। तो पिच जो है ध्वनि का तरत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विमानों के आंतरिक भाग की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? विमानों के आंतरिक भाग की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 पराश्रव्य तरंग का, ऑप्शन नंबर बी ऑक्जेलिक अम्ल का, या फिर अश्रव्य तरंग का, ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड का। तो विमानों की आंतरिक सफाई करने के लिए
पराश्रव्य तरंग का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि को क्या कहा जाता है? अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासोनिक, हाइपरसोनिक या श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि कहते हैं। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि होती है वो हमारी श्रवण क्षमता में होती है, इसीलिए इसको श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है तरंग का वेग और आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य यानी कि भी, एन और लेमडा में क्या संबंध दिया जाता है? तो भी बराबर एन लेमडा होता है, जो कि एक इक्वेशन है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, क्यों? वायुमंडल की अनुपस्थिति कारण, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने कारण, या फिर ऑप्शन नंबर सी ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रमा पर विस्फोट सुनाई नहीं देती है क्योंकि ध्वनि उस पर जो है बिना वायुमंडल के संचरण नहीं कर पाती है, इसीलिए वायुमंडल की अनुपस्थिति आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि, ऑप्शन नंबर एक अंधेरे में उसे साफ दिखाई पड़ता है, उसकी आंखों का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, ये अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती है जो कि उसका नियंत्रण करती है, कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि अति तीव्र ध्वनि उत्पन्न करती है और उसका नियंत्रण करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए ही उड़ता है, ये कथन है और उसका कारण है कि चमगादड़ों में इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, या फिर ए गलत है और आर भी गलत है। ए गलत है और आर सही है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चमगादड़ जो उड़ती है तो वो अल्ट्रासोनिक तरंग का इस्तेमाल करती है, न कि इंफ्रासोनिक का इस्तेमाल करती है, इसीलिए हमारा आंसर जो होगा ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, यदि उसका दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? ऑप्शन नंबर एक 664 मीटर पर सेकेंड होगी, यानी कि इसका दोगुना हो जाएगा, या फिर वही रहेगा 332 मीटर पर सेकेंड, या फिर 166 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी 100 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा, 332 मीटर पर सेकेंड। किसी माध्यम में जैसे कि हवा, जल, लोहा में ध्वनि 1 सेकेंड में जितनी दूरी तय करती है उसे माध्यम का ध्वनि का वेग कहते हैं। शुष्क वायु 20 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ध्वनि का वेग 343.59 मीटर होता है। ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट है कि 20 डिग्री सेल्सियस यानी कि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ध्वनि का वेग जो होता है 343.59 मीटर पर सेकेंड होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है किस में? ऑप्शन नंबर एक स्टील में, ऑप्शन नंबर बी वायु में, या निर्वात में, या फिर जल में। तो ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है तो सबसे पहले ठोस में, उससे थोड़ा कम द्रव में और उससे कम गैस में। ठोस में भी यहाँ पर ऑप्शन में स्टील है, तो इसका सही आंसर होगा स्टील। स्टील में ध्वनि की सटीक गति जो होता है 59-60 मीटर प्रति सेकेंड होता है, और ये ध्वनि तरंग हवा की तुलना में स्टील के माध्यम से 17 गुना तेज़ी से यात्रा करती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। बादलों की बिजली की चमक काफ़ी समय बाद गर्जन सुनाई देती है, इसका क्या कारण हो सकता है? बादलों की बिजली चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसकी क्या कारण हो सकती है? ऑप्शन नंबर एक बादल ध्वनि तरंगे रोक सकती है, ऑप्शन नंबर बी गर्जन बाद में उत्पन्न कर सकती है, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं चल सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में बहुत अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश की चाल जो होती है ध्वनि की चाल में बहुत अधिक होती है। प्रकाश की चाल 3 लाख निर्वात में जो है 3 लाख 3×10⁶ मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि इसका 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अतः प्रकाश की चाल काफ़ी तेज़ होती है ध्वनि की चाल से, इसीलिए बादलों का जो है बिजली चमकना पहले दिखाई देती है और गर्जन बाद में सुनाई देती है।
अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। चूँकि यहाँ पर तापमान दिया नहीं गया है, लेकिन ऑप्शन से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 332 मीटर पर सेकेंड है, ऑप्शन नंबर बी 220 मीटर पर सेकेंड है, ऑप्शन नंबर सी 110 मीटर पर सेकेंड है और ऑप्शन नंबर डी 232 मीटर पर सेकेंड। हमारा ऑप्शन जो होगा 332 मीटर पर सेकेंड होगी। यही अगर बात रहे कि 25 डिग्री सेल्सियस में, तो मेरा 346 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि तापमान बढ़ने से ध्वनि का जो है वेग बढ़ जाती है माध्यम में। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगें सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है किस में, ठोस में, तरल में, गैस में या वात में। वात मतलब निर्वात में। निर्वात में तो चलती नहीं है ध्वनि तरंगें, और सबसे ज़्यादा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो है ठोस में चलती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यम में क्या होता है। तो भिन्न भिन्न माध्यम में समान होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठोस में सबसे अधिक होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी भिन्न भिन्न होता है और द्रव में सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर डी भिन्न भिन्न होता है और गैस में सबसे अधिक होता है। तो हम सभी जानते हैं कि ध्वनि का वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, क्योंकि उसके प्रकृति पर निर्भर करती है कि माध्यम का प्रकृति कैसी होती है, अतः भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। और वायु में ध्वनि के चाल जो है 332 मीटर पर सेकेंड होता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। तो 20 डिग्री सेल्सियस में अधिकतम किस पे होगी। ऑप्शन नंबर 1 हवा में, ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट में, ऑप्शन नंबर सी पानी में या ऑप्शन नंबर डी लोहा में। तो तापमान के साथ साथ ध्वनि का वेग बढ़ता ही है, साथ में ये भी देखना कि माध्यम क्या है। ठोस में उसका ज़्यादा हमेशा अधिकतम रहेगा, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम। तो ठोस में भी यहाँ पर मिलता जुलता ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन सही होगा लोहा। लोहा में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। देना है कि सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। तो ये सही है कि जैसे ही तापमान बढ़ता है तो वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है और क्रमशः 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर 0.61 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि होती है। और ऑप्शन नंबर बी है वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। ये बात भी सही है कि दाब पे निर्भर नहीं करता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। आयाम और आवृत्ति के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये गलत कथन है, क्योंकि आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि आर्द्रता के बढ़ने से वायु थोड़ा शुष्क हो जाता है और उसका वेग बढ़ जाता है। वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है। तो तापमान के बढ़ने से घटता है, ये गलत है कि तापमान के बढ़ने से घटता है। तापमान के घटने से बढ़ता है, ये भी गलत है। तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, ये भी गलत है कि वायु में ध्वनि का वेग तापमान पर आश्रित रहता है, लेकिन तापमान के घटने से घटता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि तापमान के बढ़ने से बढ़ता है तो तापमान के घटने से घटता भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेलगाड़ी के इंजन से निकलने वाली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी के बाद सुनाई पड़ती है, ये कथन था। और कारण है कि प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगें चाल बहुत कम होती है। ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। रेलगाड़ी के इंजन से निकलने वाली भाप पहले दिखाई पड़ता है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है, ऐसा क्यों होता है। कारण ये है कि प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंग बहुत कम होती है। तो ये बात सही है, प्रकाश की चाल जो है ध्वनि तरंग की अपेक्षा अधिक होती है। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा कि ए एवं आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन है पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से कम चाल से, ध्वनि की चाल के अधिक चाल से या प्रकाश की चाल से। तो पराध्वनिक विमान जो है ध्वनि की चाल के अधिक चाल से चलती है। अगला क्वेश्चन है वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम से उन्हीं के परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि वस्तु का वेग, माध्यम में वस्तु का वेग बट्टा उसी माध्यम में ध्वनि के वेग का अनुपात को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अस्थायित्व संख्या, ऑप्शन नंबर बी लैपलास संख्या,
ऑप्शन नंबर सी ऑक्टेन संख्या या ऑप्शन नंबर डी मैक संख्या। तो हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर डी होगा मैक संख्या, क्योंकि किसी माध्यम में वस्तु का वेग और उसी माध्यम में ध्वनि के वेग का अनुपात को मैक संख्या बोलते हैं। मैक संख्या, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। किस चीज़ में किया जाता है? तो ध्वनि के वेग के लिए, जलयान के वेग के लिए, या वायुयान के वेग के लिए, या अंतरिक्ष यान के लिए। तो मैक संख्या का इस्तेमाल हम लोग वायुयान के वेग के लिए करते हैं। 1 मैक से अधिक होने पर क्या होता है और 5 मैक से अधिक होने पर क्या होता है, ये आप कमेंट में बताएंगे। किसको हाइपरसोनिक को बोलते हैं और किसको सुपरसोनिक बोलते हैं। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किस चीज़ में? तो फान में, या डेसी में, या डेसिबेल में, या फिर डेसिमल में। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है ऑप्शन नंबर सी डेसिबेल में। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 1 20 से 30 डेसिबल, ऑप्शन नंबर बी 30 से 40 डेसिबल, या ऑप्शन नंबर सी 50 से 60 डेसिबल, या ऑप्शन नंबर डी 90 से 100 डेसिबल। तो हमारा आंसर होगा 30 से 40 डेसिबल साधारण बातचीत में, जोर से बातचीत में 50 से 60 डेसिबल, और जेट वायुयान की जो तीव्रता होती है 140 से 150 डेसिबल होती है। ये बहुत ही वीवीआई है। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता 30 से 40 डेसिबल होती है, जोर से बातचीत करने पे 50 से 60 डेसिबल होती है, और जेट वायुयान जो होती है वो 140 से 150 डेसिबल होती है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि विद्युत मोटर का जो तीव्रता होती है वो कितना डेसिबल होती है। अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करता है वो क्या कहलाती है? ध्वनि की वह किस विशेषता या किस गुण के कारण जो है मादा ध्वनि और नर ध्वनि को अलग करता है? ऑप्शन नंबर 1 तारत्व, ऑप्शन नंबर 2 प्रावस्थान, ऑप्शन नंबर 3 गुणता के कारण, और ऑप्शन नंबर डी प्रबलता के कारण। तो मादा ध्वनि और नर ध्वनि की जो भिन्नता होती है वो हमारे तारत्व की वजह से होती है। तारत्व जो है ध्वनि का ही लक्षण होता है, जिसके कारण ध्वनि जो है मोटा या पतला पहचाना जाता है। तारत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी कि तारत्व अगर ज़्यादा है तो आवृत्ति भी ज़्यादा रहेगी, और तारत्व अगर अधिक है तो आवाज़ पतले आएंगे और सुरीले आएंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो वो हमारे तारत्व के वजह से होती है, और तारत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करती है, इस बात का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का आयाम कम होता है, आयाम अधिक होता है, या फिर तारत्व कम होता है, या फिर तारत्व अधिक होता है। तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण यानी कि सुरीली, या उसको पतली कह सकते हैं, क्यों होता है? तो तारत्व अधिक होने की वजह से आवाज़ पतली होती है और सुरीली भी हो सकती है। चिड़ियों की आवाज़, मच्छरों की भनभनाहट आदि तारत्व की ध्वनियों के उदाहरण ही है, जिसमें अधिक तारत्व होती है। एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ प्रिय क्यों लगती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कि बच्चों की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ की तारत्व से कम होती है। ऑप्शन नंबर 2 है कि बच्चों की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ के तारत्व की तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी बच्चों में अधिक ताकत होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक बच्चे की आवाज़ प्रिय इसी लगती है कि उसकी आवाज़ में तारत्व अधिक रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, बच्चों की आवाज़ का तारत्व पुरुष की आवाज़ की तारत्व की गुना में अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ आवृत्ति अधिक होती है, तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, या आयाम अधिक होता है, या फिर वेग अधिक होता है। तो स्त्रियों की आवाज़ जो है वो पुरुषों की अपेक्षा पतली इसीलिए होती है क्योंकि उसमें आवृत्ति अधिक होती है, क्योंकि तारत्व भी अधिक होता है, और तारत्व जो है आवृत्ति पर निर्भर करती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जिसमें ज़्यादा तारत्व होता है उसमें आवृत्ति भी ज़्यादा होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद किस अंतर के कारण किया जा सकता है?
सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें जो भेद किया जाता है वो उसकी किस गुण के कारण किया जाता है, ध्वनि के किस गुण के कारण किया जाता है। तारत्व, प्रबलता और गुणता की वजह से, केवल तारत्व और प्रबलता की वजह से, केवल ध्वनि प्रबलता की वजह से, या फिर केवल ध्वनि गुणता की वजह से। तो उसमें जो विभेद होता है ध्वनि गुणता की वजह से होता है। अगर किसी ध्वनि गुणता का वह लक्षण जिसके कारण समान तीव्रता और समान तारत्व की ध्वनि में अंतर प्रतीत होता है। अगर कोई ऐसा ध्वनि बजाया जाए जिसमें कि तीव्रता भी समान हो और तारत्व भी समान हो तो उसको हम गुणता से अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंग द्वारा उत्पादित नहीं होता है। तो ध्वनि तरंग में कौन सा लक्षण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1, ध्रुवन नहीं होता है, विवर्तन नहीं होता है, परावर्तन नहीं होता है, या फिर अपवर्तन नहीं होता है। तो अपवर्तन ध्वनि में होता है, परावर्तन भी होता है और विवर्तन भी होता है। तो इसमें ध्रुवन नहीं होता है। तो याद रखना कि ध्वनि में ध्रुवन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। किस डेसिबल के सीमा के बाद जो है ध्वनि व्यक्ति जो है सुन नहीं सकता है। तो वो हमारा जो है ऑप्शन नंबर 1, 50 डेसिबल, 70 डेसिबल, 85 डेसिबल, या फिर 95 डेसिबल। तो हमारा जो आंसर होगा वो 95 डेसिबल, जिसके ऊपर सुना नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। मोटर गाड़ी, रेलवे इंजन, पॉप म्यूजिक, या फिर हवाई जहाज़ की उड़ान भरना। तो सबसे ज़्यादा जो है 140 से 150 डेसिबल हवाई जेट का होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नज़दीक आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती है जबकि दूर जाती हुई रेल के लिए यह घटना उदाहरण है, वो किसके लिए उदाहरण है। रमन प्रभाव के लिए, जूल थॉम्सन प्रभाव के लिए, या फिर क्रॉम्पटन प्रभाव के लिए, या डॉप्लर प्रभाव के लिए। तो अगर कोई रेलगाड़ी नज़दीक आती है तो उसकी आवाज़ ज़ोर से सुनाई देती है और जैसे ही दूर जाती है तो उसकी आवाज़ कम सुनाई देती है। इसका जो प्रभाव है वो डॉप्लर के प्रभाव के कारण ही होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसे डॉप्लर इफेक्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, क्यों। चंद्रमा की सतह पर क्यों सुना नहीं जाता है। ऑप्शन नंबर 1, उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है। रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में अत्यधिक होता है इसलिए, या फिर ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर हैं इसलिए। तो चंद्रमा पर एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुना जाता है क्योंकि उसमें जो ध्वनि संचरण करने के लिए वायुमंडल नहीं है, कोई माध्यम है ही नहीं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। ऐसी कौन सी घटना है जो प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवन तथा अपवर्तन, इनमें से कौन सी घटना है। तो ध्रुवन ध्वनि में नहीं होती है लेकिन प्रकाश में होती है, अपवर्तन होती है प्रकाश में, परावर्तन भी होती है। हमारा आंसर होगा ध्रुवन। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, तो ध्रुवन हो जाएगा। माफ कीजिएगा, ध्रुवन अनुप्रस्थ तरंग है जैसे कि प्रकाश का गुण है जो कि दोलनों की दिशा से संबंधित है। ध्रुवन का अर्थ होता है निश्चित ध्रुवित तरंग में किसी सीमित रूप से दोलन होते हैं, जबकि ध्रुवन तरंग में सभी दिशाओं समान रूप से दोलन करते हैं। ध्रुवन प्रकाश का गुण है, ध्वनि का गुण नहीं है। क्वेश्चन में कुछ त्रुटियां होगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ से। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखता है। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित करता है। ध्वनि पूर्णतः ध्वनि बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। या ऑप्शन नंबर डी, इस कार्यवाही का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को अपने मुंह के समीप रखता है क्योंकि ध्वनि जो है ऊर्जा उसी दिशा में, जिस दिशा में बोला जाता है एक ही दिशा में इंगित होता है। तो वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा।
डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए या फिर रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। तो डेसिबल इकाई का प्रयोग लोग जो है ध्वनि की तीव्रता के लिए करते हैं, क्योंकि ये बेल के 10वें भाग है, इसीलिए इसको डेसिबेल बोलते हैं। प्रतिध्वनि का क्या कारण होता है? ध्वनि का परावर्तन हो जाएगा, ध्वनि का अपवर्तन होगा, या ध्वनि का अवशोषण, या ध्वनि की चाल। तो ध्वनि जो लौट के आती है उसे ध्वनि का जो है प्रतिध्वनि कहते हैं, और ये प्रकाश ध्वनि के परावर्तन के गुण की वजह से होती है, जिसके लिए एक निश्चित दूरी भी होती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितना होती है? तो स्पष्ट अगर प्रतिध्वनि सुनना है तो श्रोता और परावर्तक तल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? ऐसे इसका एग्जैक्ट जो होता है 16.99 के आसपास, लेकिन इसको जो है 17 मीटर मान लिया जाता है। और फीट की अगर बात किया जाए तो ये 56 फीट होती है। तो 56 फीट हमारे लिए वीवीआई हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। तो रडार हम लोग इसलिए लगाते हैं ताकि किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाया जा सके कि वो किस स्थिति में और कहाँ पे है। तो रडार का इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 रेडियो तरंग का अपवर्तन के लिए, रेडियो तरंग का परावर्तन के लिए, डॉपलर का प्रभाव या रमन का प्रभाव। तो परावर्तन यानी कि लौट की जो हमारे पास आती है उसके लिए होता है। और रडार की जो है फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होगा। उसका आविष्कार 1922 में टेलर एवं यंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कितना होना चाहिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल आवाज़ और जो आवाज़ आती है उसके बीच कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो 1/10 सेकेंड के बराबर, 1/10 सेकेंड से कम, या फिर 1/10 सेकेंड से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/10 सेकेंड से अधिक। 1/10 सेकेंड से अधिक का समय होना चाहिए बराबर, ऑप्शन गलत हो जाएगा। और 1/10 सेकेंड से अधिक आंसर लिया गया है, तो ये करेक्ट होगा हमारे लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन या ग्लास फाइबर आदि से ढके रहता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? जो भी ऑडिटोरियम होते हैं जहाँ पर कि सम्मेलन होता है उसकी फर्श और छत को जो है किसी रेशेदार कालीन से ढक दिया जाता है। क्यों ढक दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 ऑडिटोरियम की सुंदर बनाना, ऑप्शन नंबर बी निर्माण की लागत को कम करना, ऑप्शन नंबर सी ऑडिटोरियम में आग से सुरक्षा करने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि रोकना। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि अगर किसी हॉल की दीवारों को या फिर फर्श को कालीन नहीं बिछाया जाए तो वो आवाज़ एक दूसरे से टकरा कर के वो सुनने लायक नहीं रहती है। इसीलिए प्रतिध्वनि को रोकने के लिए कालीन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो ऑप्शन नंबर 1 1/5 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, या फिर 1/20 सेकेंड, या फिर 1/2 सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/10 सेकेंड। लेकिन अगर परावर्तन सतह के लिए जो ध्वनि का जो पीछे क्वेश्चन किया उसके लिए 1/10 सेकेंड से ज़्यादा होगा। और ध्वनि का प्रभाव हमारे कान पर कितने समय तक रहता है? तो आंसर होगा 1/10 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो हम सभी अगर कोई सुराही भरते हैं या फिर कोई बकेट भरते हैं तो हम देखते हैं कि जब बकेट खाली होता है शुरुआत में एक अजीब सा आवाज़ आता है, और जैसे जैसे बाल्टी भर जाती है तो आवाज़ में परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन किसके वजह से होता है? ध्वनि की किस गुण की वजह से होता है? तो ऑप्शन में विवर्तन, व्यक्तीकरण, अनुनाद या फिर परावर्तन। तो हमारा सही आंसर होगा अनुनाद की वजह से होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण यानी कि रेडियो स्टेशन का क्या उदाहरण हो सकता है? तो परावर्तन, अनुनाद, व्यक्तीकरण या फिर अपवर्तन। तो हमारा सही आंसर होगा अनुनाद। अगला क्वेश्चन है, जब किसी स्थान पर 2 लाउड स्पीकर एक साथ बजाते हैं तो किसी स्थान पर विशेष पर बैठे श्रोता इसकी ध्वनि सुन नहीं पाती है, इसका क्या कारण हो सकता है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी विशेष
जैसे कि अगर इस जगह पर किसी व्यक्ति को एक लाउड स्पीकर है और एक लाउड स्पीकर यहाँ पे है, अगर कोई बीच में व्यक्ति बैठा हुआ तो इसकी ध्वनि इसको एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है कि ये कौन सी ध्वनि है। तो ये ध्वनि के किस गुण के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर एक परावर्तन के कारण, या ऑप्शन नंबर बी ध्वनि के कारण, व्यक्तिकरण के कारण, या ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन के कारण, या ऑप्शन नंबर डी अनुनाद के कारण। तो ध्वनि का ये गुण जो होता है वो व्यक्तिकरण की वजह से होती है। समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहां से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगे को किस गुण के कारण निर्मित होती है? क्वेश्चन है कि जो समुद्र किनारे होते हैं, चूँकि समुद्र चारों ओर से अथाह होती है, तो नाविकों की सुरक्षा के लिए ताकि वो दिशा भटक न जाए एक लाइट हाउस बनाई जाती है, और लाइट हाउस से ये निश्चित होती है कि हमें किस दिशा में जानी होती है। और अगर कोई नाविक अगर समुद्र में काफ़ी दूर तक भटक जाते हैं, उसके लिए सायरन बजा करके बुलाया जाता है। तो कभी कभी कुछ नीरव क्षेत्र होते हैं जहाँ पर सायरन की आवाज़ नहीं जाती है, तो उसके ध्वनि के किस गुण के कारण जो है वहाँ पे नहीं जाती है? तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, व्यक्तिकरण की वजह से। आगे क्वेश्चन है, जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यदि भी हम बराबर के कमरों में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो नहीं, परंतु उसकी आवाज़ अवश्य सुन लेते हैं। इसका कारण ध्वनि का कौन सा गुण है? क्वेश्चन है कि अगर हमारे अगल बगल वाले कमरे में या फिर दूसरे कमरे में कोई व्यक्ति बातचीत कर रहा है जो हमें दिखाई नहीं देता है, परंतु उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है, तो ध्वनि के किस गुण की वजह से वो आवाज़ हमें सुनाई देती है? तो ऑप्शन नंबर एक परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी अपवर्तन, व्यक्तिकरण, या फिर विवर्तन। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, विवर्तन की वजह से। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन जो है ध्वनि का गुण नहीं है, तो ध्वनि का गुण विवर्तन था, यानी कि विवर्तन जो है ध्वनि का गुण ही होता है। और इसका एक क्या है कि अगर कोई कमरा है और एक बगल के कमरा है, तो इसमें जो व्यक्ति बैठे हुए हैं तो वो दिखाई तो नहीं देते हैं दूसरे कमरे के, लेकिन इनकी आवाज़ जो है घूम के इधर से आती है, तो ये हमारे ध्वनि के विवर्तन गुण की वजह से ही होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या बोलते हैं? ध्वनि का कम आना या फिर ज़्यादा आना। जैसे कि क्वेश्चन था कि रेलगाड़ी अगर दूर रहती है तो ध्वनि कम सुनाई देती है, नज़दीक आती है तो ज़्यादा सुनाई देती है। यानी कि ध्वनि की आवृत्ति में उतार चढ़ाव आता है वो डॉपलर के प्रभाव से ही आता है। अगला क्वेश्चन, डॉपलर का प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर का प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना की वजह से होता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये घटना जो होती है डॉपलर के प्रभाव से होती है। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र वायु क्या होता है? तो आर्द्र वायु जो होता है जिसमें जलवाष्प की जो क्षमता धारण क्षमता होती है अधिक होती है, उसे आर्द्र वायु बोलते हैं। तो उसमें ध्वनि का वेग अधिक क्यों होता है? तो शुष्क, ऑप्शन नंबर एक है कि शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। या फिर सी, शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है, क्योंकि दाब से तो कुछ लेना देना है नहीं ध्वनि के। तो सी और डी तो ऐसे ही नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए और बी में देखेंगे कि क्या है। तो शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है, इसी की वजह से हमारा शुष्क वायु में घनत्व कम होता है और आर्द्र वायु में घनत्व अधिक होता है। इसकी वजह से जो है आर्द्र वायु में ध्वनि वेग अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग क्या होता है? तो ध्वनि का वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ये गलत है, क्योंकि माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है, गैसों में अधिकतम और द्रव में न्यूनतम होता है। गैस में अधिकतम नहीं होता, गैस में सबसे न्यूनतम होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ठोस में अधिकतम और द्रव में न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, लेकिन सबसे न्यूनतम द्रव में नहीं होता। ठोस में अधिकतम होता है लेकिन द्रव में सबसे न्यूनतम नहीं होता है, ठोस से कम जरूर होता है। ऑप्शन नंबर डी है, ठोस में अधिकतम और गैस में न्यूनतम। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठोस में अधिकतम है और गैस में न्यूनतम है। अगला क्वेश्चन है, प्राध्वनिक विमान डैश नामक एक प्रघाती पैदा करते हैं। तो प्राध्वनिक विमान जो है हम सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर एक संक्रमण तत्व
तरंग हो गया, पराश्रव्य तरंग हो गया, या अनुप्रास तरंग हो गया, या ध्वनिक बूम होता है। तो पराध्वनिक विमान जो है पराश्रव्य तरंग का बहुत अधिक ऊर्जा होती है, उसको छोड़ती है। इक्को साउंडिंग प्रयोग होता है किसमें? तो इक्को साउंडिंग क्या होता है? ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए इक्को साउंडिंग होता है। ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए, उपयोग में से कोई नहीं। तो इक्को साउंडिंग का प्रयोग हम समुद्र की गहराई मापने के लिए करते हैं। और आप लोग कमेंट में बताएंगे कि समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? एकॉस्टिक विज्ञान प्रकाश से संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है, जलवायु से, या फिर धातु से? तो एकॉस्टिक विज्ञान जो हो गया ध्वनि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? तो मानक ध्वनि स्तर कितना है? तो 90 डेसिबल, 60 डेसिबल, 120 डेसिबल, या 100 डेसिबल। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि मानव की श्रव्य क्षमता से ज़्यादा कौन सा डेसिबल है श्रव्य क्षमता तक? तो वो 95 डेसिबल के आसपास आंसर लगा था। ये पूछ रहा है कि उसके लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? तो ये 60 डेसिबल होगा। अगला क्वेश्चन है, निगमन वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? जो वस्तुएं खो जाती है महासागरों में, जो जलमग्न हो जाती है, उसको पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो रडार का, सोनार का, क्वासर, या फिर स्पंदक। तो हम सभी जानते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग यानी कि रडार का इस्तेमाल जो है वस्तुओं की पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में लगाए जाते हैं। और सोनार का जो है पता इस्तेमाल जो है पानी में खोए हुए वस्तुओं को खोजने के लिए किया जाता है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि सोनार में और रडार में किस तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? किसमें सूक्ष्म तरंग का इस्तेमाल किया जाता है और किसमें पराश्रव्य तरंग का इस्तेमाल किया जाता है? अगला क्वेश्चन है, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि ऑप्शन नंबर 1 डर को दूर कर सके, दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दबाव को बराबर करने के लिए, अधिक ध्वनि प्राप्त करने के लिए, या फिर मुंह से वायु निकालने के लिए। जिस समय मेघ गर्जना होती है तो व्यक्ति अपना मुंह खोल लेता है। इसका मुख्य कारण होता है कि दोनों कान पर वायु दाब समान पड़े जिससे कि कोई भी कान प्रभावित न हो, इसके लिए किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? तरंग दैर्ध्य, विस्तार, आवृत्ति, या फिर तीव्रता? तो वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का आवृत्ति परिवर्तन होता है, क्योंकि तापमान में परिवर्तन होने से उसके चाल में भी परिवर्तन होती है। अतः हमारा आंसर सी होगा, आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किससे मापी जाती है? तो संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता महो में, हेनरी में, लक्स में, या फिर डेसिबल में? तो हमारा आंसर होगा डेसिबल में। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुदैर्ध्य होती है। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंग के लिए सत्य है? तो ये रिपीट क्वेश्चन है, इसका 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर पर सेकेंड होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले बता देते हैं कि हमारे पास जो है साइंस का जो सीरीज स्टार्ट हो गई है, इसके साथ साइंस के साथ साथ करंट भी रहेगा, जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट पे मिलता रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं करंट अफेयर की तरफ। तो दोस्तों, करंट अफेयर का सीरीज चालू हो चुका है। आप लोगों को जो है 1 जनवरी 2024 से आपको करंट अफेयर दिया जा रहा है, जिसमें आपको लगातार ये सीज़न चलता रहेगा। करंट अफेयर जो है एक दिन का तकरीबन 5 से करंट अफेयर रहेगा, और सब MCQs के रूप में ही रहेंगे। तो आप लोग इसमें से जो जानते हैं उसे टिक आउट करें और आंसर कमेंट में भी लिखें। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में पहली बार कौन सा खेल पेश किया जा रहा है? तो हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम स्टार्ट हुआ, जिसका छठा चरण जो है
हमारे तमिलनाडु राज्य में किया जा रहा है, उसमें कौन सा नया खेल पेश किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 स्क्वैश, ऑप्शन नंबर 2 पोलो, या फिर आइस हॉकी, या फिर वुशु। तो छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्क्वैश को प्रमोट किया जा रहा है, जो हमारे तमिलनाडु राज्य में हो रहे हैं। तमिलनाडु के चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में पहली बार होने जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कोटक महिंद्रा बैंक, तो ऑप्शन नंबर 1 हेमंत मीना, कैलाश चौधरी, CS राजन और प्रकाश आमटे। तो अध्यक्ष के रूप में जो है नए बने हैं वो CS राजन बने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कुडनकुलम परमाणु संयंत्र की भविष्य की बिजली इकाइयों के निर्माण पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कुडनकुलम हम सभी जानते हैं कि ये कुडनकुलम तमिलनाडु में है, और जो बिजली संयंत्र है तो उस भारत सरकार किस देश के साथ समझौता करके भविष्य में बिजली की कमी न हो इसके लिए काम करेगी? तो ऑप्शन नंबर 1 जापान, रूस, जर्मनी या फिर अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर 2 रूस के साथ ये काम कर रही है। अगला है, हाल ही में पंडित मदन मोहन मालवीय की संग्रहित कृतियों का विमोचन किसने किया है? तो हाल ही में पंडित मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती मनाई गई थी, जिसमें उनके द्वारा लिखी गई सभी किताबों को संग्रहित करके 11 खंडों में विभाजित करके उसे प्रमोट किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 राजनाथ सिंह ने, धर्मेंद्र प्रधान ने, अमित शाह ने या नरेंद्र मोदी ने? तो ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी ने किया है, और उनकी यह 162वीं जयंती पर हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सेबी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करने को अपनी मंजूरी दिया है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष जो है कौन है? तो ऑप्शन 1 प्रमोद अग्रवाल, रवीश कुमार शर्मा, विकास सोनी या विकास जैन? तो ऑप्शन नंबर 1 प्रमोद अग्रवाल है। ग्लोबल प्रोफेशन अकाउंट्स कन्वेंशन में नया CA इंडिया लोगो का अनावरण किसने किया है? ग्लोबल प्रोफेशन अकाउंट्स कन्वेंशन में नया CA इंडिया लोगो का अनावरण जगदीप धनखड़ ने किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु घटाकर 50 वर्ष कर दिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु घटाकर 50 वर्ष कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तो हमारा सही होगा आंसर झारखंड। झारखंड पहले 60 वर्ष के अवधि तक अर्हता वाले को पेंशन जो है घटा करके 50 वर्ष कर दिया है, और हाल ही में झारखंड सरकार ने ये देखा है कि जो जनजाति लोग हैं उनकी मृत्यु दर अधिक होती है, अतः 60 साल के बाद नौकरी नहीं मिल पाती है। तो वर्ष 2000 में जब झारखंड अलग हुआ था 16 लाख लोग को पेंशन का लाभ मिल रहा था, और जब 60 साल से अधिक उम्र के वर्तमान में 36 लाख लोगों को पेंशन मिल रहा है। और 2023 में झारखंड सरकार ने एक नया कदम उठाया है, जिसमें ट्रांसजेंडरों को पेंशन देने की शुरुआत भी करने की बात कही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्रग्रह एपोफिस का अध्ययन करेगा? पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्रग्रह एपोफिस ये किस वर्ष आएगा? तो ये लगभग 2029 के आसपास आएगा, और इस पर जो अध्ययन करेगा वो नासा करेगा, और ये अपने एक मिशन है जिसका नाम है ओसिरिस रेक्स। ओसिरिस रेक्स को बेनु ग्रह पे उतार के वहाँ से उसका अध्ययन करेगा। और बेनु ग्रह का नाम बेनु किस देवता के नाम पे है ये आप लोग बताएंगे। ये मिस्र के कैओस देवता के नाम से है। हाल ही में उल्फा ग्रुप और किस राज्य सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है? तो उल्फा ग्रुप जो है किस राज्य में सक्रिय था? या ऑप्शन नंबर 1 मेघालय में, सिक्किम में, मणिपुर में या फिर असम में? तो ये असम में एक यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम में एक ग्रुप एक्टिव था जिसकी समझौता सरकार से हुई है। तो ये असम के समझौते हुए हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश में आने वाले जिप्सम बोर्ड और टाइल्स पर एंटी डोपिंग ड्यूटी लगा दिया है? तो चीन, ओमान, ये भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये ए बी और दोनों। जितने भी जिप्सम बोर्ड और टाइल्स एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई थी वो चीन और ओमान से आती थी, और उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया, मतलब उस पर जो है रोक लगा दिया गया है।